Pranam. Welcome to the next lecture on ethics. Today we are going to talk about a very controversial philosopher. This is lecture 17 of GS4 and today we are going to talk about Nietzsche's moral perspective. अब इसमें first of all the name has been pronounced in various ways. Nietzsche is considered to be an acceptable pronunciation. So is Nietzsche, right? The German philosopher Friedrich Nietzsche. Nietzsche का नैतिक परिप्रेक्ष्य 1844 to 1900, that was his lifespan, 56 years. The last 31 years of which, 31 or 21 years of which, he was bedridden because of diseases. That is where it is said that he did most of his writing. He was so controversial that once Leo Tolstoy said कि अगर समाज इनको फिलोसोफर मानता है तो समाज किस लेवल तक गिर चुका है ये हम समझ सकते हैं. That's what he said. If the society is considering Nietzsche philosopher, then one can imagine the depths to which society has sunk. Coincidentally, मैं ऐसे ही हनी सिंह के बारे में सोचता हूं कि अगर आप हनी सिंह के संगीत को संगीत समझते हैं, अगर ये समाज हनी सिंह के संगीत को संगीत समझता है तो समाज का स्तर कितना गिर गया है. इसलिए आई लाइक टू कॉल हिम द हनी सिंह ऑफ फिलोसोफर्स. इनकी जो थियरी थी वो काफी, आज के आप मॉडर्न पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो इनकी थियरी काफी अनएक्सेप्टेबल हो सकती है आपकी जो नैतिकता है. और यही नीशी की शिकायत थी सबसे बड़ी कि अभी तक कैसे मोरल फिलॉसफी वेस्ट में इवॉल्व हुई हमने देखा. वी लुक्ड एट द ग्रीक्स, राइट, वी लुक्ड एट कांट, वी लुक्ड एट यूटिलिटेरियनिज्म, हमने उपयोगितावाद के भी सिद्धांत देखे. तो आपको एक ब्रॉड आइडिया आ रहा होगा अगर आप ये लेक्चर्स क्रोनोलॉजी में देख रहे होंगे तो किस तरह से नैतिकता की जो सिद्धांत है वो किस तरह विकसित हुए. नीशा हैड अ बिग प्रॉब्लम विद दैट. हिज मेन प्रॉब्लम वाज all these conceptions of ethics and morality that we have imposed on people, ये सारे नैतिकता के सिद्धांत जो हमने लोगों पे लागू किए हैं, we have imposed on people, उससे कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है. क्यों? क्योंकि उनको नैतिकता ने जकड़ के रखा है, right? This concept of morality has imprisoned them and they are not able to break free and reach their maximum potential, right? अभी तक हमने जो मोरल फिलॉसफीज में देखी उनमें बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था that the entire society should rise to a particular standard. The entire society should rise to a particular standard. Nietzsche's moral perspective did not have that objective. Nietzsche's moral perspective was more about the best people. उसके लिए उन्होंने एक नाम भी दिया था, the best people in the society should be able to reach the peak of their potential. The best people in the society should be able to reach the peak of their potential. और ये morality की जो सिद्धांत हैं वो ये होने से रोक रहे हैं. दे आर प्रिवेंटिंग दिस फ्रॉम हैपनिंग, दे आर स्टॉपिंग दिस फ्रॉम हैपनिंग. दिस इज व्हाट ही प्राइमरीली बिलीव्ड. ओके, सो जो उस वक्त एक प्रीडोमिनेंट थॉट ये भी था, क्रिश्चियन एथिक्स एंड मोरालिटी, जो गिरिजाघरों में विच वॉज प्रोपोगेटेड इन चर्चेस. Nietzsche was totally against the Christian code of ethics. Okay, and he said it arose out of finding a way to justify your misery. Right? तो ऐसे बहुत सारे controversies थे. Ironical ये था
खैर अभी वो आयरोनिकल क्यों है वो समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हिज फर्स्ट आइडिया, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, 6-7 कॉन्सेप्ट हैं, हम काफी डिटेल में आज इसको डिस्कस करेंगे। फिर से एक बार ख्याल रखिए, निशा पे डायरेक्ट सवाल GS4 में आया नहीं है, लेकिन मोरल फिलोसोफर्स का एक यूनिट है, मोरल फिलोसोफर्स एंड फिलोसॉफीज का, और निशा के बिना मोरल फिलोसॉफी का डिस्कशन इनकम्प्लीट होगा। तो आज आप लेक्चर में फिर से चार्ट्स और बुलेटेड पॉइंट्स, राइट, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। आपके आजू बाजू जो हो रहा है उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, तब आपको एक पर्सपेक्टिव आएगा कि इसको केस स्टडीज में और एसेस में आप किस तरह यूज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज, ही सेड मोरालिटी इज रॉन्ग। अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट टू स्टार्ट विथ, क्योंकि अगर आपको निशा ने क्या बोला, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट, it's very important that you first deconstruct the idea of morality. Why? First of all, एक मिनट, ये एरो ऐसा जाएगा। Why is it wrong? It makes assumptions about humans. इंसानों के बारे में कुछ पूर्वाधारण इसकी बुनियाद है। इफ यू डोंट मेक दोज अजम्पशंस अबाउट पीपल, देन मोरालिटी वुड नॉट स्टैंड द चांस। सो इट रेस्ट्स ऑन द फाउंडेशन दैट यू आर मेकिंग सर्टेन अजम्पशंस अबाउट ह्यूमंस। जैसे फ्रेडरिक, अगर आप इमैनुअल कांत की अगर बात सोचें, आपको याद होगा, नो पर्सन कमिट्स एनी रॉन्ग, ओके, ही डज रॉन्ग बिकॉज इट्स लैक ऑफ नॉलेज। बहुत रबिश ही सेड। ऐसा थोड़ी होता है। आपको अगर कांत याद होगा, ही हैड टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सैलिटी। निशा का फंडामेंटल थॉट ये है कि एक इंसान और दूसरे इंसान में बहुत फर्क है, राइट, इंसान टू इंसान बहुत फर्क है। तो ये सब को, जो इतने फर्क है, इतना फर्क है जिनमें, इन सब को आप नैतिकता के एक ही डोर में कैसे बांध सकते हैं? आई कैन अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटी प्रिंसिपल इफ एवरीबडी इज सिमिलर, बट इफ दे आर नॉट सिमिलर, और आपने जब आपकी नैतिकता के सिद्धांत बनाए तो ये एक पूर्वाधारण किया आपने, दैट इट मेक्स assumptions about humans, एक पूर्वाधारण किया। अब मुझे बताइए, जरूरी है कि सबको शांति चाहिए? बिल्कुल जरूरी नहीं है। और निशा के अनुसार तो पीपल हु वांट पीस आर द वीक, जिनको शांति चाहिए वो कमजोर है, क्योंकि वो लड़ नहीं सकते ना। तो आप जब एक क्वालिटी इंसान को रोकते हो कुछ करने से, नैतिकता करके, तो आप ये बहुत बड़ा अजम्पशन कर रहे हो कि उसको रुकने की इच्छा है। नहीं होगी तो ये पहली दिक्कत है। दूसरी दिक्कत, इट हैज अ हार्मफुल इंपैक्ट। उसका दुष्प्रभाव होता है। नैतिकता के जो सिद्धांत है उनका दुष्प्रभाव होता है। इट हैज अ हार्मफुल इंपैक्ट। क्यों? इट प्रिवेंट्स अ फ्यू पीपल, इट प्रिवेंट्स अ फ्यू पीपल फ्रॉम अचीविंग देयर पोटेंशियल। ये कुछ लोगों को अपनी क्षमता पाने में रोकता है। ये बहुत बड़ी बाधा होती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हम कोई चीज करना चाहते हैं लेकिन वो नैतिक तौर पर गलत है, नैतिक तौर पर गलत है, तो हमने इंसान को रोक दिया ना वो करने से।
तो ये दो कारण बताते हैं निशा कि वाई इज मोरालिटी रॉन्ग। ओके, तो हमने ये अजम्पशंस क्या किया है ह्यूमंस के बारे में? व्हाट आर द अजम्पशंस दैट वी हैव डन? फर्स्ट ऑफ ऑल, they possess a will capable of free choice। ये आप ऐसे ही लिखते जाइए तो एक ही पेज पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, सब इकट्ठा याद रहेगा। They possess a will capable of free choice, मतलब उनके पास ये आजादी है, ये स्वतंत्रता है कि वो कई विकल्पों में से कोई विकल्प को चुने। सबसे पहले आज अज्यूम कर रहे हो कि उनके पास इतनी स्वतंत्रता है, कई लोगों के पास नहीं रहती, कई लोगों के पास नहीं रहती, सबसे पहली चीज। दूसरा, आप अज्यूम कर रहे हो मोटिव्स कैन बी the basis of judging actions। Motives can be the basis of judging their actions। Okay, तो आप ये कहना चाहते हो, आपको याद आ रही होंगी पुरानी थियरीज, तो आप ये कहना चाहते हो कि वही कार्य इंसान को मारना, वही कार्य अगर मोटिव से देखा तो वही कार्य सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आप ये कहना चाहते हो। निशा नहीं मानते कि ये सही है। ओके, तीसरा, द रियल ह्यूमन इक्वल्स the universal conception of a human। मतलब moral philosophers have assumed that a human is in a certain way, there is a certain meaning of humanity। हमने देखा था फ्री चॉइस ह्यूमैनिटीज पर हमने बहुत बात करी है पिछले लेक्चर्स में। तो आपने ये अज्यूम किया है कि जो वास्तविकता में जो व्यक्ति है और वो आदर्श व्यक्ति जो सारी फिलॉसफी का आधार है, ये दोनों साम्य है, ये दोनों सेम है। अलग हुए तो राइट, तो ये अजम्पशंस किए जाते हैं। ठीक है, निशा के अनुसार ये सारे अजम्पशंस जरूरी नहीं है कि सही हो। अब हम देखेंगे कि अगर ये अजम्पशंस गलत हुए तो इसका इंपैक्ट क्या होता है। ओके, these are false according to Nisha। If these are false, यहां पे आप तीन चीजें लिखिए। assumption about humans, इसका हेडिंग दीजिए what moral judgments require। आप किसी को मोरली जज करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले होल्ड पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। जरूरी है ना, होल्ड पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। अगर आपने लोगों को उनके आचरण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया तो कौन सी मोरालिटी, क्या जज कर रहे हो आप? ठीक है,
और अगर फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है तो क्या ये हो पाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, दूसरी चीज, यू इवैल्यूएट एंड रैंक देयर मोटिव्स। यू इवैल्यूएट एंड रैंक देयर मोटिव्स। उनके कोई भी whenever they do something, why are they doing this? What is the motive behind that action? उस आचरण का उद्देश्य क्या है? आप इसका मूल्यांकन कर सकते हो, तभी आप एक मोरल जजमेंट पास कर सकते हो। ठीक है, तो मोरल जजमेंट्स के लिए पहली चीज क्या जरूरी है? होल्ड पीपल रिस्पॉन्सिबल। ओके, अगर आप ये करना चाहते हो तो ये जरूरी है, जरूरी है ना आपको ये आप जरूरी, आप ये मान रहे हो, अगर आप किसी व्यक्ति को उसके आचरण के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हो तो आप ये मान रहे हो दैट ही हैड चॉइसेस, ही कुड एक्ट लाइक ए, ही हैड अ ऑप्शन बी, ही हैड अ ऑप्शन सी, ही हैड अ ऑप्शन डी एंड ही चोज ऑप्शन बी। ओनली देन you can hold people responsible. A choice between doing something and sure death is no choice at all. A choice between doing something which you don't want to do and the choice between sure death, that's no choice. Everybody wants to live. हाँ, तो अगर मोरल जजमेंट के लिए ये करते हो आप, इसके बिना मोरल जजमेंट हो नहीं सकता। अब ये चार्ट समझ रहा है आपको? इसके बिना मोरल जजमेंट हो नहीं सकता, और अगर ये करना है तो ये पूर्वाधार है ही, राइट? किसी ने कोई कार्य क्यों किया बिना ये जाने आप मोरल जजमेंट नहीं कर सकते। यू हैव टू इवैल्यूएट एंड रैंक देयर मोटिव्स, and if you have to evaluate and rank their motives, you are assuming that motives can be the basis of judging actions. ठीक है, तीसरी चीज, presuppose that morality has a universality. पूर्व कल्पना कि नैतिकता सार्वभौमिक है। पूर्व कल्पना कि नैतिकता सार्वभौमिक है। ओके, व्हाट इज मोरल, ये हमने डिस्कस किया है। आप ए सी की मोरालिटी जज कर रहा है, ठीक है? दुनिया में 4 करोड़ लोग थे तभी, 4-6 करोड़ लोग होंगे, 4-6 करोड़ नहीं, सॉरी 400 करोड़, इंडिया ही तो 132 करोड़ है अभी, 400 करोड़ के आसपास लोग होंगे तब दुनिया में 1840s में, ठीक है? तो कोई सिद्धांत के अनुसार पर आप 4 करोड़ लोगों की मोरालिटी अगर जज कर रहे हो तो आप ये तो मान रहे हो ना कि नैतिकता सार्वभौमिक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी इज यूनिवर्सल, दैट इज व्हाई यू आर मेकिंग अ मोरल जजमेंट। बट व्हाट इफ द रियल ह्यूमन इज नॉट इक्वल टू द यूनिवर्सल कॉन्सेप्शन ऑफ अ ह्यूमन? तो अगर if you want to make a moral judgment, if you want to make a moral judgment, these are the 3 things that you need to do. And when you are doing these 3 things, these are the 3 assumptions you are making. If these assumptions are false, then this is affected.
Clear? How is it affected? If they lack will, यही तीन है, यही तीन है, मैंने जैसे बताया था. If they lack the will, they cannot be held responsible. If their actions cannot be judged on the basis of motives, you cannot evaluate their motives. If the human being and the ideal concept of a human being based on which morality is created are different, then you cannot presuppose that morality has universality. Khatam. Okay. In fact, he actually said, write down this quote, the demand of one morality for all, the demand of one morality for all, सभी के लिए नैतिकता का समान सिद्धांत is detrimental to higher men. सबके लिए नैतिकता का समान सिद्धांत ऊंचे स्तर के व्यक्तियों के लिए हानिकारक है. ऊंचे स्तर के व्यक्तियों के लिए हानिकारक है. ओके, सिंपल चीज है, सिंपल चीज जो निशा जिसकी बात करते हैं. रिमेंबर, मैं हर फिलॉसफी उतने ही इंटरेस्ट और पैशन से पढ़ा रहा हूं जैसा नीशे का फिलॉसफी में पढ़ा रहा हूं. इसका मतलब ये नहीं है कि उस फिलॉसफी में मेरा विश्वास है. ठीक है, आई एम जस्ट डूइंग अ जॉब. यू विल हैव टू रिमेंबर दैट. प्लीज डोंट कैरी इट अवे. निशा का बहुत सिंपल प्रिंसिपल है. आप एक चीज समझिए, ऑल मेन आर इक्वल. ठीक है, ये आपको बचपन से पढ़ाया है. ऑलराइट, बचपन से मोरल साइंस की किताबों में, देश के संविधान में, सिविक्स में आपको यही पढ़ाया है, ऑल मेन आर इक्वल. ओके, वो कितना सही है ये आप देख रहे हो. दिस इज द बिगेस्ट हिपोक्रेसी दैट वी हैव अकॉर्डिंग टू निशा. आज की डेट में आप देखो, डू यू रियली बिलीव ऑल पीपल आर इक्वल? Yes, then why do you have competitive exams? Why do you have exams based on which you are judging how competent a person are if everybody is equal? Isn't that, क्या ये हास्यास्पद नहीं है? Isn't that laughable? आप खुद भी तो एग्जाम में बैठ रहे हो. All men are equal. ठीक है, निशा ने सिंपल बोला, no, they are not. अब ये एक चीज कहां कहां फर्क कर सकती है, आप सोचो. अब अगर ये सही है तो ऑब्वियसली, which means they are unequal, which means there are greater and lesser people. I'll say powerful and weak. मैं निशा की भाषा बोल रहा हूं, जैसा पावरफुल एंड वीक बोला. ओके, दे आर ग्रेटर, देर आर ग्रेटर एंड लेसर पीपल. ठीक है, द मोमेंट आई से दिस, लॉजिकली व्हाट फॉलोज, देर इज वन पर्सन who would be the greatest.
And guess who was reading this very seriously? Guess who was reading Nietzsche's works very seriously? A gentleman called Adolf Hitler. And we all know what happened. ऐसा बोला जाता है that Adolf Hitler was highly influenced by Nietzsche's philosophy. खैर नीशा की मृत्यु तो 1900 में हो गई थी. एडोल्फ हिटलर ने जो भी किया वो 40 से 1 साल बाद हुआ है, बट ही रेड नीशास वर्क्स एंड गॉट इंस्पायर्ड, ऐसा बोला जाता है. ओके, तो आपने आखिरी लाइन, ये नीशा का सिंपल है. तो भाई आपकी अगर मोरालिटी ये बेसिस पे बनी है और वो बेसिस को मैं क्वेश्चन करूं तो सब खत्म हो गया ना आपका पूरा. और हम देखते हैं वो बेसिस सही नहीं है. हम तो जीवन में देख ही रहे हैं ना, आप भी देख ही रहे हो. एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो मैंने आखिरी सेंटेंस आपने जो लिखा था क्या था वो? डेट्रीमेंटल टू हायर मैन. ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नीशा, दैट इज उबरमेंश. उबरमेंश, द हायर मैन, द ओवरमैन, द उबरमैन, द सुपीरियर मैन. आपको जो बोलना है बोल सकते हैं आप. जर्मन वर्ड है उबरमेंश. उबरमेंश. सबसे पहले दस स्पेक ज़रूथुस्त्रा करके किताब है नीशा की. दस स्प्रैखन ज़ारथुस्त्रा इन जर्मन. ओके, उसमें नीशा प्रोनाउंस्ड वेरी फेमसली दैट गॉड इज डेड. Nisha didn't even get into the debate whether God is alive or not. Okay, God is dead. Now what did he mean by this statement? He said that, आपने देखा जो भी मोरल फिलॉसफीज हैं कहीं ना कहीं वो ईश्वर से रिलेटेड है. ओके, कांत की फिलॉसफी देख लें आप, वेदों की फिलॉसफी देख लें. ठीक है, वेदों की तो नहीं बट कांत की देखें आप, या उसके पहले ग्रीक्स की देखें. राइट, कहीं ना कहीं गॉड का कॉन्सेप्ट है. ओके, क्रिश्चियन रिलीजन जो उस टाइम पे डोमिनेंट थॉट था वो तो गॉड है, द किंगडम ऑफ गॉड. हमने कांत में देखा था किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ एंड्स, याद है, आखिरी में देखा था हमने. तो व्हेन नीशा सेज गॉड इज डेड, वो ये बोल रहा है कि ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है दैट कैन नो लॉन्गर प्रोवाइड अस विद गुड मॉरल वैल्यूज. द आइडिया ऑफ गॉड कैन नो लॉन्गर प्रोवाइड वैल्यूज. ठीक है, इससे क्या होगा? इज देयर एनी अदर बेसिस? नो. सो इफ द आइडिया ऑफ गॉड can no longer provide values, then we are facing the danger of nihilism, vinashvad. We are facing the danger of nihilism, vinashvad. ऐसे माहौल में कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का गुट रहेगा जो बाकी व्यक्तियों से बेहतर है, सारे एस्पेक्ट्स में, कई सारे एस्पेक्ट्स में. ओके, तो ये गुट अब परिभाषित करेगा कि नैतिकता क्या है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द उबरमेंश, और एज यू से अति मानव. राइट, गॉड इज डेड.
तो एक चार्ट बनाइए, ये थॉट कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। मैंने थॉट आपको बता दिया है, हाउ इज इट प्रोग्रेसिंग, उसके लिए एक चार्ट बनाएंगे हम, ताकि आपके माइंड में एक बार फिट बैठ जाए। गॉड इज डेड, व्हाट डज दिस मीन? गॉड कैन नो लॉन्गर बी द बेसिस ऑफ मोरल लॉ। आपको यह भी याद रखना है, हिस्टोरिकल स्पीकिंग, ये एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह का समय है, ठीक है, जब आइडिया ऑफ गॉड वैसे ही वीक हो रहा था। जो प्लेग हुआ था उसके कारण पीपल हैड एक्चुअली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कि सही में अगर ईश्वर है तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे शायद निशा को एक बहुत फर्टाइल ग्राउंड मिला अपने बीज बोने के लिए, अपने विचार के बीज बोने के लिए। गॉड कैन नो लॉन्गर बी द बेसिस ऑफ मोरल लॉ। इससे क्या होगा? डेंजर ऑफ निहिलिज्म, विनाशवाद का खतरा, विनाशवाद का खतरा। जब ये होता है तब द स्ट्रॉन्ग विल क्रिएट न्यू वैल्यूज। द स्ट्रॉन्ग विल क्रिएट न्यू वैल्यूज। और ये स्ट्रॉन्ग जो हैं, ये हैं उबरमेंश। ये स्ट्रॉन्ग जो है ये है उबरमेंश। अब जब ये लोग वैल्यूज क्रिएट कर रहे हैं, रिमेंबर गॉड इज डेड एंड गॉड इज नो लॉन्गर द बेसिस ऑफ मोरल लॉ। तो ये लोग जो वैल्यूज क्रिएट कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग इट इन अ वैक्यूम। ये एक शून्यक में क्रिएट हो रहा है, जब आपके पास कोई मापदंड नहीं है टू टेल वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स, क्रिश्चियन मोरालिटी के कॉन्सेप्ट स्पेशली गॉड से रिलेटेड है, और आपने बोला गॉड इज डेड। तो अब जो नीतियां बन रही हैं, नाउ द मोरालिटीज दैट आर बीइंग क्रिएटेड, डू यू हैव एनी क्राइटेरिया टू जज वेदर दे आर राइट और रॉन्ग? नो। व्हाई? दे आर बीइंग क्रिएटेड इन अ वैक्यूम वेयर देयर इज नो प्रेसिडेंट। क्लियर? ओके। तो इसके आगे मैं लिखता हूं, बीइंग क्रिएटेड इन अ मोरल, इन अ वैक्यूम ऑफ मोरालिटी लिखता हूं मैं, नहीं तो आप गलत अर्थ आ सकता है। इन अ वैक्यूम ऑफ मोरालिटी, ऐसे माहौल में बनाए जा रहे हैं क्या? ये वैल्यूज ऐसे माहौल में बनाए जा रहे हैं जहां मूल्यों का अभाव हो। वैक्यूम को वैसे शून्य बोला जाता है हिंदी में, राइट? So if there is no criteria to judge whether something is right or wrong, and the strong are creating values, what will happen? What will happen? Nothing created by the Ubermensch would be wrong। अति मानव द्वारा बनाए गए सारे नैतिक मूल्य सही होंगे, या कोई भी नैतिक मूल्य गलत नहीं होगा। ठीक है? तो ये है क्रिएशन ऑफ अ न्यू मोरालिटी।
नीशा के अनुसार जो क्रिश्चियन वैल्यू सिस्टम है, दैट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग, and hence it was a reaction against life. That's what Nisha said. जो भी यीशु का सिद्धांत है, क्रिश्चियन थॉट है, अगेन बिकॉज निशा सेड दिस, आई हैव नो ओपिनियन ऑन एनी रिलीजन, ओके, एब्सोल्युटली जिल्च. सो लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर. सो निशा सेड कि वो जो वैल्यूज थी वो डिस्ट्रक्टिव थी, वो पैशन और सफरिंग को वो मिजरी और सफरिंग को जस्टिफाई कर रही थी. ठीक है, और मिजरी और सौरों को जस्टिफाई करने वाला सिद्धांत कोई काम का नहीं है. एनी मोरल थॉट विच टेल्स यू इट्स ओके टू बी पुअर, इट्स गॉड्स विल दैट यू आर पुअर, इसके बेसिस पे क्रिएशन कैसे हो सकता है? इसके बेसिस पे तो डिस्ट्रक्शन ही होगा, क्योंकि आपको यह बताया जा रहा है कि आपको अगर पीड़ा भी है कोई बात नहीं. लुक एट हाउ जीसस वाज क्रूसिफाइड फॉर एग्जांपल, निशा सेज. तो अगर आपको यह बताया जा रहा है कि यह नैतिक है, कोई चिंता नहीं, तो सृजन कैसे होगा? नई चीजें बनेंगी कैसे? That's why he said that Christian morality is a reaction against life itself. Life is about creation, not about sorrow, not about misery, not about suffering. And if you think misery and suffering is giving you a strength, a moral strength, you are wrong. You are doing a big disservice to your life. Therefore, the values created by the Ubermensch, the values of the Ubermensch would be proactive, they would be creative, they would be life affirming. वो मानेंगे कि जीवन अच्छा है. ठीक है, जीवन अच्छा है, जीवन में कुछ चीज बनानी चाहिए, कुछ चीज का सृजन होना चाहिए, वो ये लोग मानेंगे और ये उनकी नैतिकता का आधार रहेगा. राइट डाउन दैट स्टेटमेंट प्लीज. अकॉर्डिंग टू निशा, लिखते जाइए. द क्रिश्चियन वैल्यू सिस्टम इज अ रिएक्शन अगेंस्ट लाइफ एंड हेंस डिस्ट्रक्टिव. निशा के अनुसार क्रिश्चियनिटी के मूल्यों की पद्धति की प्रणाली, क्रिश्चियनिटी के मूल्यों की प्रणाली जीवन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी और इसीलिए विनाशकारी भी थी. रिएक्शन अगेंस्ट लाइफ एंड हेंस डिस्ट्रक्टिव. रिएक्शन अगेंस्ट लाइफ एंड हेंस डिस्ट्रक्टिव. The new values of the Ubermensch, अति मानव की नई धारणाएं, the new values of the Ubermensch, अति मानव की नई धारणाएं would be life affirming and creative. कि नई धारणाएं जीवन को वरदान मानेगी और सृजनात्मक होंगी. जीवन को वरदान मानेंगी और सृजनात्मक होंगी. ठीक है, जस्ट लाइक द Ubermensch, राइट, he also talked about the exact opposite of the Ubermensch, and he called it Letztermensch, L-E-T, Letztermensch.
lesser man, complete antithesis of Übermensch. Okay, Übermensch, the morality is creative, the lesser mensch is capable of only destruction. He has no capacity of creation. अब मैं जब डिस्ट्रक्शन बोल रहा हूं तो मैं फिजिकल एसेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, नॉट नेसेसरीली. डिस्ट्रक्शन ऑफ थॉट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस एंड नोबिलिटी, कुछ भी हो सकता है. तो दिस लेक्चर मेंश has a destructive power only. He does not have any power to create anything. ऐसी कोई भी शक्ति उसके पास नहीं है. Absolutely no power. Right? तो it's a complete antithesis of the Übermensch. अब उनकी एक किताब थी निशा की, द जीनियोलॉजी ऑफ मोरल्स. द जीनियोलॉजी ऑफ मोरल्स. यहां पर उन्होंने अपना मोरालिटी का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ये सब हम सोच रहे हैं, राइट? हमने शुरू किया था व्हाई इज मोरालिटी रॉन्ग से. ये सब हम सोच रहे हैं, ये हमको लेके कहां जा रही है? आपने ये बोल दिया ये मोरल नहीं है, ये मोरल नहीं है, ये मोरल नहीं है. तो मोरल है क्या? मोरालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये नीचे की जो किताब थी जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी, उसमें उन्होंने अपनी मोरालिटी, उनकी हिसाब से नैतिकता क्या है, उसके पत्ते खोले और उन्होंने दो टर्म्स यूज किए. एक है मास्टर मोरालिटी, मास्टर मोरालिटी, स्वामियों की नैतिकता, और एक है स्लेव मोरालिटी, गुलामों की नैतिकता. ओके, याद रखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है मेन आर नॉट इक्वल, और मेन आर नॉट इक्वल तो धीरे धीरे करके एक पावरफुल और एक वीक, ये दोनों कम्युनिटीज बनेंगी ही. हम भले ही कितना भी डिनाई करें, हम भले ही कितना भी डिनाई करें, ये बात तो सच है कि ये हमारे समाज में भी है. ये बात सच है, ये यूरोप के समाज में भी है, हर समाज में है. तो इससे कोई छुपने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है. लेकिन इसके कुछ इंप्लीकेशंस हैं. क्या इंप्लीकेशंस हैं? मास्टर्स कैसे होते हैं? मास्टर्स कैसे होते हैं? सबसे पहले दे आर स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, दे आर क्रिएटिव, सृजनात्मक सोच होती है. ओके, दे आर वेल्दी, एंड दे आर पावरफुल. फिलहाल हम ये मोरालिटी वर्ड निकाल देते हैं, आप सिर्फ समझिए कि क्या हो रहा है, इसको छोड़िए अभी फिलहाल. तो मास्टर्स एंड स्लेव्स, ये जो डिस्टिंक्शन है इस पे ध्यान देते हैं हम. तो मास्टर्स कैसे हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग, क्रिएटिव, वेल्दी एंड पावरफुल. स्लेव्स कैसे हैं? दे आर वीक, they are poor, they are resentful, कमजोर, गरीब और द्वेषी. द्वेष की भावना होती है उनके मन में. ओके,
एक जोक आया था, यहां था, मैं जोक नहीं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज, लव देमसेल्व्स। इनको अपने आप से बहुत मोहब्बत होती है, उनको जीवन अच्छा लगता है, उनको उनका जीवन अच्छा लगता है, उनको जीवन का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, उनको उनके अंदर के गुण बहुत अच्छे लगते हैं। व्यू themselves as bad। ओके, कुछ लोग होते हैं हमेशा खुद को कोसते रहते हैं, हमेशा खुद को कोसते रहते हैं, मैं हमेशा ऐसा क्यों करता हूं, खुद को कोसते रहते हैं, ठीक है। ये हैं कमजोर। देखो मैं कितना गरीब हूं, देखो मेरे आसपास कितनी मिट्टी है, मैं किस नर्क में रह रहा हूं, हमेशा खुद को कोसते रहेंगे, हमेशा, ठीक है। तीसरी चीज, दे कैन डू वॉट दे लाइक। इनको जो भी चीज पसंद है ये वो कर सकते हैं, क्यों? इनमें ताकतवर है, ताकत है, ये ताकतवर लोग हैं, सृजनात्मक हैं, नई नई चीजें सोच सकते हैं, नए नए तरीके सोच सकते हैं, धन भी है, शक्तिशाली भी है, खुद से प्यार भी करते हैं। तो ये लोग, जिनको जो चाहिए वो ये लोग कर सकते हैं। बट ये लोग नहीं कर सकते, कैनॉट डू वॉट दे लाइक, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज होती ही हैं, ओके। तो अब समय के साथ क्या होता है, इनके नंबर्स बहुत कम रहते हैं, इनके नंबर्स बहुत ज्यादा रहते हैं। डोंट वरी, मैं इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पे भी आ रहा हूं, निशा के पर्सपेक्टिव से हम गांधी का विचार भी देखेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये होते जाता है। फिर क्या होता है, द स्लेव रिवोल्ट अकर्स, क्रांति होती है। लिखिए, अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास सफरिंग मिटाने की क्षमता नहीं है, तो आप वो सफरिंग के साथ कैसे जिएंगे? कैसे जिएंगे? सिंपल चीज है, आप बोलेंगे कि मेरी इच्छा है कि मैं ऐसे रहूं, इसीलिए मैं रह रहा हूं। आपकी नहीं है, आप अपने आप के साथ झूठ बोल रहे हो। लेकिन अपने आप को खुश करने के लिए एक सोच विकसित होती है, और ये सोच इनको ये सफरिंग विथस्टैंड करने में हेल्प करती है। What is the thought? The thought is suffering is good, misery is good, I have chosen this. This makes it easier for them to endure it. ओके, तो इसमें अगला पॉइंट लिखिए
क्या होता है स्लेव रिवोल्ट में? सबसे पहले प्रेज द मीक, कमजोर की प्रशंसा, प्रेज द मीक। सॉरी पहले आएगा, ये चार्ट बहुत थोड़े कंफ्यूजिंग है, तो प्रेज द मीक नहीं, वो थोड़ा बाद में आएगा। उसके पहले एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। कन्विंस देमसेल्व्स दैट सफरिंग इज गुड, suffering is good and a matter of choice। अपने आप को आश्वासित करते हैं कि पीड़ा अच्छी है और ये विकल्प हमने चुना है। पीड़ा अच्छी है और ये विकल्प हमने चुना है। ओके, makes it easy to endure suffering। पीड़ा को सहने की क्षमता, पीड़ा को सहना आसान हो जाता है, पीड़ा को सहना आसान हो जाता है। मेक्स इट इजी फॉर देम टू एंड्योर सफरिंग। ठीक है, फिर क्या करते हैं ये लोग? प्रेज द मीक, कमजोरों की प्रशंसा। ठीक है, उसके बाद डब द मास्टर्स एज इविल। स्वामियों को बुरे व्यक्ति करके करार दे देना, स्वामियों को बुरे व्यक्ति करार दे देना। क्यों बुरे हैं? क्योंकि उन्होंने क्या चुना? स्वामियों ने क्या चुना? They chose to be strong, creative, wealthy and powerful. They are wrong. They are evil. They are evil. We chose to be weak, poor and suffer in misery. We are better. ये थॉट आपको कई जगह दिखता है। We are better because we chose to be weak and poor. The masters are evil because they chose to be strong, creative, wealthy and powerful। ठीक है, फिर यहां से होता है undermine the value systems of the masters। स्वामियों के नैतिक प्रणालियों पर प्रहार करना और उन्हें कमजोर करना, और उन्हें कमजोर करना। फिर यहां से क्या होता है? द स्लेव्स बिकम गुड फॉर बीइंग द ऑपोजिट ऑफ द मास्टर्स। गुलामों की अच्छाई
का सृजन ये बन जाता है कि गुलामियों की अच्छाई का सृजन ये बन जाता है कि वो स्वामियों जैसे नहीं हैं। भले ही ट्विटर पर स्वामी को क्रिटिसाइज करने के लिए स्वामी का ही दिया हुआ कनेक्शन आप क्यों यूज ना करें, वो एक अलग लेवल का दोगुलापन है। समझ में आ रही है बात? तो ये होता है स्लेव रिवोल्ट, और यहां से स्लेव्स जो कमजोर लोग हैं वो अपना एग्जिस्टेंस, ये सब नीशा का सिद्धांत है, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं बहुत एक्साइटेड तरीके में बोल रहा हूं, शायद ये मेरा एक्साइटेड लेवल है बाय द वे। आप देखेंगे बहुत सारे, अभी कितने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है आपके भी परिचित हों जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत लोग हैं दुनिया में, ठीक है, कुछ लोगों को तो मैं भी जानता हूं, जो जब सब अच्छा चल रहा है, ठीक है, तब उनको कोई शिकायत नहीं होती है, बराबर है, न सरकार से, न प्रशासन से, और न लोगों से, और न लोगों की मानसिकता से। लेकिन जैसे ही चीजें टंबल होने लगती हैं, अब वो टंबल हुआ अपने ही कारण है, किसी और के कारण नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे हम मानते थे ना कि भैया हमारे कारण ही सब कुछ है, तो नुकसान किसी और के कारण कैसे हो सकता है, ये तो गलत है, ठीक है, हम ही सब कुछ हैं, हमारे कारण ही सब कुछ है। हाँ, जो नुकसान हुआ फिर वो भी तुम्हारे ही कारण हुआ होगा, लेकिन उसके बाद जब चीजें खड़खड़ 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 गिरने लगती हैं, तो स्वयं के अलावा सबको दोष देना शुरू, सरकार क्यों ना हो, प्रशासन क्यों ना हो, लोगों की संकुचित मानसिकता क्यों ना हो। तो ये गलत है ना बॉस। नीशा ने क्या बोला था? नीशा ने बोला था कि हर व्यक्ति जो यहां है उसे पूर्ण रूप से प्रयत्न करना चाहिए कि वो यहां पहुंचे। भारत में बहुत लोग उल्टी गंगा है, बहुत जगह, शुरुआत यहां हुए थे, बाद में यहां चले गए, ठीक है, शुरू तो बहुत सारे। अब भारत की आजादी का आंदोलन भी जो है, जो हम पढ़ते हैं, अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है, ठीक है। ये जो कमजोर हैं वो अपने स्वामियों को बोलते हैं कि हम इतने सारे हैं, हमारे पास सिर्फ इतना है, तुम सिर्फ इतने हो और तुम्हारे पास इतना है, तो तुमको ये ठीक लगता है क्या? अरे हम उसके पास, आपको ये नैतिक लगता है क्या? पूछते जाओ, पूछते जाओ, पूछते जाओ, पूछते जाओ, कभी ना कभी तो क्रैक हो गई। भारत के लोकतंत्र में अलग हो रहा है, ध्यान रखिए, भारत के लोकतंत्र में कुछ अलग ही चीजें हो रही हैं। खैर वहां जाएंगे नहीं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि किसी भारत के प्रणाली में, चुनाव प्रणाली में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। अगर किसी को 300 से ज्यादा सीटें मिली हैं लोकसभा में, अगर किसी दल को, और उस दल का नेता प्रधानमंत्री है, ठीक है, तो दिन में 10 बार ट्विटर पर उनको जिन्होंने वोट दिया उनको गालियां मार के कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट आप जिन्होंने वोट दिया उनको जितनी ज्यादा गालियां मारेंगे, उनका संकल्प उतना ज्यादा दृढ़ होगा, भले ही वो बोलेंगे नहीं। और फिर आप खुद अचरज में पड़ जाओगे, अरे 350 कैसे हो गए? तुम्हारे कारण हुए भैया। दूसरी चीज,
काफी लोग होते हैं जिनका ओपिनियन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जिस तरफ से हवा आती है ना, ये लोग उसके उल्टी तरफ जाते हैं। अब सपोज मैं यहां खड़ा हूं, मेरे बाएं से हवा आई, इशारों में बात कर रहा हूं मैं, मेरे बाएं से अगर हवा आई, मैं किस तरफ जाऊंगा? दाएं। बाएं से हवा नहीं आती, ठीक है, हवा दाएं से भी आ रही है, हवा दाएं से भी आ रही है ऐसी, लेकिन यहां से जो हवा आ रही है वो ज्यादा मजबूत है, तो मैं किस तरफ जाऊंगा? बताओ, ज्योग्राफी क्या बोलती है? एक 163, 282, 282, 330। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी। एनीवे, आई एम सॉरी फॉर दैट डाइग्रेशन। हो सकता है वीडियो एडिट हो जाए और आप तक ये पहुंचे ही ना, अच्छा रहेगा। पहुंच गया तो भी कोई दिक्कत है नहीं, मैंने नाम नहीं लिए, मैंने हराने का भी कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कैसा है। अब एक शब्द की बात करते हैं, रीसेंटिमेंट, पुनर्भावना। सेंटिमेंट नहीं, सेंटिमेंट का मतलब होता है भावना, रीसेंटिमेंट, पुनर्भावना, ये क्या चीज है? लिख लीजिए। A reassignment of pain, a reassignment of pain that accompanies a sense of one's own inferiority complex on an external scapegoat. आपकी पीड़ा को किसी बाहरी स्रोत के कंधे, आपकी पीड़ा का कारण किसी बाहरी स्रोत के कंधों पर डाल देना। इसका कारण होता है हमारी खुद की कमजोर मानसिकता, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। रीसेंटिमेंट, वी आर इन मिजरी, okay, if we think that we ourselves have caused this misery, then the misery would become greater. When would the misery become less? When we find an external scapegoat, when we find some source on which we can put our misery. जब हमें ऐसा कोई बाहरी स्रोत मिलता है जिसके ऊपर हम पूरा बोझा डाल सके। Got the idea? That is called resentiment. आगे लिखिए इसी में, the ego creates the illusion of an enemy. हमारा अहम एक काल्पनिक दुश्मन को खड़ा कर देता है जिसे हम हमारी असफलताओं का कारण बनाते हैं। That can be blamed for one's own failure. That can be blamed for one's own failure. ठीक है, ये रिएक्शनरी है, इसीलिए इसको पुनर्भावना बोला गया है। That is why that has been called a resentiment. This is not a genuine sentiment. This is a sentiment which has arisen out of the fact that I am a failure. ठीक है, एग्जाम टफ था, उसने अच्छे से पढ़ाया नहीं, इसलिए हमको बच्चे फोन करके पूछते हैं कौन सा ऑप्शनल लें। सार्त्र भी यही बोलते हैं ना, वी आर मच मोर कंफर्टेबल व्हेन समबडी एल्स इज टेकिंग अ डिसीजन फॉर अस।
we find it extremely uncomfortable when we have to take a decision for ourselves. सार्त्र भी यही बोलते हैं. क्लियर? तो ये हो गया रीसेंटिमेंट. इनफैक्ट निशा का यह भी मानना था कि आप जितने कमजोर हैं आप उतने ही अधिक प्रतिक्रियावादी हैं. The weaker you are, the more reactionary you will be. The stronger you are, the lesser would be your reaction, will be the reactionary element in whatever you do. प्रतिक्रियाएं एक कमजोर व्यक्ति की निशानी है, क्रियाएं एक मजबूत व्यक्ति की निशानी है. ओके, तो इनकी जो मोरालिटी थी, इसको कांत जी ने बोला मास्टर मोरालिटी, और इनकी मोरालिटी जो थी इनको कांत ने बोला स्लेव मोरालिटी. राइट? तो दिस वाज द डिस्टिंक्शन बिटवीन मास्टर एंड स्लेव्स, व्हाट इज द स्लेव रिवोल्ट एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीसेंटिमेंट. अब ऐसा एक और टेबल बनाइए, और अब ये टेबल में इनकी मोरालिटीज क्या है हम वो लिखेंगे और साथ ही साथ उसको एनालाइज करेंगे. मास्टर मोरालिटी एंड स्लेव मोरालिटी. मास्टर मोरालिटी एंड स्लेव मोरालिटी. पहला पॉइंट लिखिए, focused on the strong, focused on the strong, focused on the weak, focused on the strong, focus on the weak. इनके एथिकल कोड्स क्या होते हैं? What do these people believe in? They believe in excellence, virtues, okay? They believe in merit, strength, and toughness. इनके एथिकल कोड्स क्या हैं? इक्वालिटी होगा, यस, इक्वालिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस. एक पुरानी हिंदी मूवी है अजय देवगन की, आई थिंक राम गोपाल वर्मा द्वारा बनाई गई बेहतरीन फिल्मों में से एक, मेरी पर्सनल फेवरेट है, वन ऑफ द बेस्ट हिंदी मूवीज टू हैव कम आउट. इट्स अ मूवी कॉल्ड कंपनी. विवेक ओबेरॉय की पहली पिक्चर थी. तो गैंग वॉर शुरू होता है, ठीक है, मतलब शुरू होने वाला होता है, और अजय देवगन का कैरेक्टर होता है मलिक भाई करके. मेरे को ये इक्वालिटी, फेयरनेस और जस्टिस से याद आया. तो मलिक और चंदू, विवेक ओबेरॉय का कैरेक्टर, वो मीटिंग में से पहले ही निकल जाते, ठीक है. फिर जो सबका बॉस रहता वो दूसरे पार्टियों को समझाता, दूसरी पार्टी को, और वो नीचे आते आते वो डिस्कस करते कि मलिक को उड़ाना है करके, और वो गाड़ी में बैठते और पीछे मलिक और चंदू गन लेके बैठे रहते, और मलिक क्लियरली बोलता बात आगे की है, ठीक है. तो अभी जो गाड़ी में बैठा है, जो नीचे उतरते मलिक को मारने का प्लान बनाता था, वो बोलता कि देखो अपने धंधे में बहुत पैसा है, एक काम करते हैं बांट लेते हैं इसे. तो मलिक एक लाइन बोलता है जो मेरे हिसाब से उस पिक्चर का सोल है,
और जो इस फिलॉसफी का भी सोल है। सीधी बात है, मलिक बोलता है कि अगर पिस्तौल तुम्हारे हाथ में होती तो क्या तुम बांट लेते? अभी तुम बोल रहे हो बराबर है, दोनों मिलके धंधा करेंगे, बहुत टाइम से है, अभी तुम बोल रहे हो बराबर है, क्योंकि पिस्तौल मेरे हाथ में है। पिस्तौल तुम्हारे हाथ में होती तो एनीवे। तीसरा, लेजिटिमाइजेस पावर डिफरेंसेस। शक्ति में असंतुलन को वैधता प्रदान करता है, शक्तियों के असंतुलन को वैधता प्रदान करता है। delegitimizes पावर डिफरेंसेस। शक्ति के असंतुलन को अवैध करार देता है। डीलेजिटिमाइजेस पावर डिफरेंसेस। मैंने ये क्यों नहीं लिखा, निशा ने यहां पे क्यों नहीं बोला ट्राइज टू लेजिटिमाइज पावर इक्वालिटी? औकात ही नहीं है ना निशा के अनुसार। ये पूरा रीसेंटिमेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये लोग अगर पावर डिफरेंसेस को लेजिटिमाइज करेंगे तो ये लोग पावर इक्वालिटी को क्यों लेजिटिमाइज नहीं कर रहे? रिएक्शनरी है ना, तो पावर डिफरेंसेस से तो इनका सोचना शुरू होगा। Their first instinct is to attack these people, not to do something on their own. That is why delegitimizes power differences. Then the fourth, authoritarian political structures. Authoritarian political structures. यहां पे आएगा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। ये शब्दों का भी कोई मीनिंग नहीं रहा। आप चाइना को कम्युनिस्ट अगर बोलते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव कॉन्टेस्ट करती है तो कम्युनिज्म का मेरे हिसाब से अर्थ निकल चुका है, बट ठीक है। Authoritarian, I think it's very obvious. Weighs action on consequences. परिणामवाद। किसी भी आचरण को उसके अंतिम प्रभाव से, किसी भी आचरण का उसके अंतिम प्रभाव के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। उसके अंतिम प्रभाव के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। और यहां लिखिए वेज एक्शन ऑन गुड और इविल इंटेंशंस। वेज एक्शंस ऑन गुड और इविल इंटेंशंस। उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर आचरण का मूल्यांकन किया जाता है। तो शायद बहुत ही ऑब्वियस है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम्स जो हैं वो इसके आधार पर चलते हैं और सोशलिस्टिक सिस्टम्स जो हैं वो इसके आधार पर चलते हैं। मैं इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। देश में इतनी दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो मानसिकता है, राइट, कर्टसी आर ग्रेट एल्डर्स, हमारी जो मानसिकता है वो पूरी की पूरी समाजवादी है। लेकिन हमको जो सहूलतें चाहिए वो सिर्फ पूंजीवाद प्रदान कर सकता है। इसलिए वो द्वंद्व है,
इसीलिए वो क्लेश है। हिंदी का क्लेश, आधा क, ल, ए की मात्रा और श, मैं क्लैश को मिसप्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं, हिंदी का क्लेश। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट बन रहा है, अभी फुली कैपिटलिस्ट है नहीं क्योंकि वो हो भी नहीं सकता। इकोनॉमिक सिस्टम हमारा कैपिटलिस्ट बन रहा है, हमारा साइकी, हमारी सोच पूरी सोशलिस्ट है। इसीलिए बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। हमको भी पता है कि ये सोच गलत है, लेकिन हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, फाउंडिंग फादर्स तो नहीं बोल सकते, खैर फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ये हमारे मन में डाला है, प्रियम्बल में है। प्रियम्बल में परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस क्यों नहीं है? भारत के संविधान के प्रियम्बल में जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी तो है, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस क्यों नहीं है? और ये सिर्फ हमारा नहीं सर, पूरे विश्व में ऐसा है। मुझे एक बात बताइए, टेल मी अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी विच हैज द वर्ड कैपिटलिज्म इन इट। भारत में देखो, समाजवादी है, मार्क्सवादी है, पूंजीवादी प्रजा पार्टी है क्या कोई? नहीं। आप यूएस में देख लो ना, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। यूके में देखो, लेबर एंड कंजर्वेटिव। कैपिटलिज्म नाम से कोई पॉलिटिकल पार्टी दिखा दीजिए मेरे को, बाय गॉड की कसम नहीं है। क्यों? अरे ये जो फिलॉसफी इन्होंने ये डाल के रखा है ना दिमाग, इन्होंने ये डाल के रखा है, सब इक्वल है, सब इक्वल है, सब इक्वल है। तो इसीलिए इस समाज में इतना तनाव है आज, क्योंकि हमारा सिस्टम इसकी तरफ भाग रहा है। हमारी जो इच्छाएं हैं, क्रेडिट कार्ड पे लोन लेके स्विट्जरलैंड घूमने की, ईएमआई पे स्विट्जरलैंड ट्रैवल पैकेज लेने की, वो इच्छाएं पूरी यही सिस्टम कर सकता है, कैपिटलिज्म। वो इच्छाएं समाजवाद पूरी कर ही नहीं सकता। लेकिन हमको सोचना है, हमको ये मानना है कि हम समाजवाद में मानते हैं, मानना थोड़ी है हमको। ये बहुत टेंशन है भाई। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए निशा का। आई होप द डिस्टिंक्शन बिटवीन मास्टर मोरालिटी एंड स्लेव मोरालिटी इज एब्सोल्युटली क्लियर। मैंने बोला था आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग जाएगा। निशा का अगला कॉन्सेप्ट है विल टू पावर। Will to power. He calls this Wille zur Macht. I don't know the German pronunciation. Wille zur Macht. Wille zur Macht. Will to power. शक्ति की इच्छा या शक्ति का संकल्प, ऐसा आप इसको बोल सकते हैं। Will to power क्या है? ये शक्ति का संकल्प। निशा के अनुसार ये ड्राइव जो है ये सभी व्यक्तियों में होता है। शक्ति का संकल्प मतलब हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा शक्ति, ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहता है। एवरी पर्सन keeps on trying for this continuously, right? इसके 3 मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। निशा कॉल्स इट एसेंस ऑफ लाइफ। एक जीवन का मूल तत्व ये है क्या कि हमें ज्यादा अधिकार चाहिए। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा शक्तिशाली बने, हम चाहते हैं कि हम स्वामी जैसे बने, हम गुलाम जैसे न रहें। This is the will to power. Write down a force found in all individuals. एक ऐसी शक्ति जो हर व्यक्ति में पाई जाती है। अब इसके मैनिफेस्टेशन जो है ये उजागर कैसे होता है?
कुछ लोगों में फिजियोलॉजिकल, शारीरिक, कुछ लोगों में मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक। तो निशा किसी संत को किसी वीर से कम नहीं मानते। निशा डज नॉट ट्रीट एनी सेंट एज लेसर देन अ वॉरियर। दोनों में शक्ति का संकल्प है। बोथ ऑफ देम हैव अ विल टू पावर। इन अ सेंट इट मैनिफेस्ट्स इन अ मेटाफिजिकल वे, इन अ वॉरियर इट मैनिफेस्ट्स इन अ फिजियोलॉजिकल और अ बायोलॉजिकल वे। ठीक है, ये तीन तरह से ये शक्ति उजागर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, इट इज अ डिजायर फॉर डोमिनेंस ओवर अदर्स, वन सेल्फ और द सराउंडिंग। ये शक्ति दूसरों पर, स्वयं पर या अपने माहौल पर प्रधानता पाने की इच्छा उजागर करती है। यू आइदर कॉन्कर अदर्स और यू कॉन्कर योर सेल्फ, यू कॉन्कर योर एनवायरमेंट। ये तीनों के, योर सराउंडिंग्स, ये तीनों केस में ये शक्ति बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, वी एक्सरसाइज आवर पावर ओवर अदर्स इन टू वेज। हम हमारी प्रधानता दूसरों पर दो रूप में बनाते हैं। कैसे, क्या है ये टू वेज? नंबर वन, हेल्पिंग देम, और नंबर टू, हर्टिंग देम। या तो हम उनकी सहायता करते हैं या हम उनको पीड़ा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से हम किसी की मदद भी कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य यह है कि कहीं ना कहीं हम उस पर हमारी प्रधानता, क्योंकि ये हाथ हमेशा बड़ा होता है, ये हाथ हमेशा छोटा होता है, ये हाथ हमेशा बड़ा होता है, ये हाथ हमेशा छोटा होता है। इसीलिए ये जो हाथ है ये इस हाथ पर प्रधानता इस्टेब्लिश कर रहा है। अगला पॉइंट लिखिए, द डिजायर टू इंक्रीज आवर फीलिंग ऑफ पावर ओवर अदर्स, दूसरों पर अपनी प्रधानता स्थापित करने की इच्छा। द डिजायर टू इंक्रीज आवर फीलिंग ऑफ पावर ओवर अदर्स, दूसरों पर प्रधानता स्थापित करने की इच्छा हर मानव कार्य की बुनियाद है। इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी ह्यूमन एक्शन। हर मानव कार्य की बुनियाद है, इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी ह्यूमन एक्शन। अगला पॉइंट, इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है स्वयं पर प्रधानता पाना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सेल्फ मास्टरी। मतलब योर डिजायर्स आर अंडर योर कंट्रोल, नोबडी एल्सेस, not the societies, especially not the Christian concept of morality. Your desires are under control because of you. ये इस शक्ति का संकल्प का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। बाकी रूप भी महत्वपूर्ण है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। Will zur Macht. Then the next concept which Nisha talks about, अभी मेन हमारा एथिकल थियरी हो गया है, 3-4 कॉन्सेप्ट है बस, 1 2 3 4 कॉन्सेप्ट, 5-5 10-10 मिनट का डिस्कशन, लेक्चर समाप्त, और थोड़े बुलेटेड पॉइंट्स ऑफ कोर्स। एक कॉन्सेप्ट है इटर्नल रिकरेंस, यह आपको लकी अली के गानों में मिलेगा।
इटरनल रिकरेंस। लकी अली के एक एल्बम का नाम था सिफर, विच इज एन उर्दू फॉर सर्कल। अनादि पुनरावृत्ति, अनादि पुनरावृत्ति, निशा का इसमें बिलीफ था। ओके, इटरनल रिकरेंस का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये सृष्टि, ये सारा अस्तित्व, सभी विषयों का, चीजों का अस्तित्व, ये पूरी ऊर्जा एक चक्र है, उसके हिसाब से चल रही है। ठीक है, आज जो हो रहा है वो बहुत पहले भी हुआ था, वो बहुत बाद में भी होगा, राइट। और ये चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा। हम आज जो हैं, हम पहले भी थे, पर निशा ये मानते हैं कि इसके पहले के चक्र में हम जो था, मैं जो था, और आज मैं जो हूं, मैं ये उम्मीद तो करता हूं कि आज जो मैं हूं वो पिछले चक्र में मैं जो था उससे बेहतर हूं। ठीक है, विथ ईच रिकरेंस देयर इज होप दैट सम नॉलेज इज गेन्ड विच मेक्स मी बेटर देन व्हाट आई वाज इन द प्रीवियस वन। ये निशा की उम्मीद है, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स होता चला जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स होता चला जाएगा। शायद कुछ नाम बदलेंगे, शायद कुछ किरदार बदलेंगे, लेकिन वो रिपीट होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, खत्म, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, खत्म, कोल्ड वॉर चालू, खत्म, यूएस चाइना चालू, तो वो स्ट्रगल चल ही रहा है ना, खत्म कहां हो रहा है? कैरेक्टर्स बदले हैं, आइडियोलॉजी वही है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कोल्ड वॉर हुआ, कम से कम इतना तो सीखा कि ओपन वॉरफेयर मत करो भाई साहब, बहुत जाने जाती है। फिर यूएस चाइना जब हुआ, एससीओ वर्सेस नेटो, तो इतना तो सीख रहे हैं कि कोवर्ट ऑपरेशंस भी मत करो, मिलिट्रीज को सपोर्ट मत करो, इकोनॉमिकली मारो एक दूसरे को। तो कहीं ना कहीं अगले रूप में हम बेहतर होंगे, ये उम्मीद है। ओके, अगर आपको इटरनल रिकरेंस का साइकिल अगर आप नहीं मानते हो कि आप वापस आने वाले हो, तो ये मोरालिटी कोलैप्स होने का खतरा है। क्यों? ये सब तुम कर क्यों रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं वापस आने वाला हूं, तो मैं अपने अगले जन्म की तैयारी कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म को निशा मानते थे, ऐसा आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ऐसा कई थिंकर्स और एनालिस्ट ने कंक्लूजन निकाला है। ओके, अब आपको इटरनल रिकरेंस की थियरी में अगर आप नहीं मानते हो, तो और इसमें फर्क ही क्या है? इसमें और इसमें फर्क ही क्या है, राइट? और अगर आपको इटरनल रिकरेंस की थियरी माननी है, तो इसके साथ ये चीज होना जरूरी है, अमोर फाती, अ लव ऑफ फेट। भाग्य का जो कॉन्सेप्ट है, उससे मोहब्बत, उससे प्यार, उससे लगाव। क्योंकि भाग्य का जो कॉन्सेप्ट है, अमोर फाती, फाती इज फेट, विधान, विधि का विधान। हिंदी में सुना होगा आपने, विधि का विधान। तो नीचा का उसमें बहुत अधिक नीचा की उसमें बहुत अधिक मान्यता थी। क्योंकि अगर ये मान्यता नहीं है और आपका जीवन सिर्फ इस जन्म तक सीमित है, तो कुछ भी करके क्या मतलब है? फिर तो आप चरवक बन जाओगे ना, कुछ भी करके क्या मतलब है? एनीवे, तो ये था द कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल रिकरेंस। नोट्स में आपको डिटेल में लिखा हुआ है, मैं यहां भी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अगला कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ के नहीं होगा, तो विल टू पावर हो गया, इटर्नल रिकरेंस हो गया। देन वी गेट टू गिल्ट एंड कॉन्शियंस, गिल्ट एंड कॉन्शियंस, अपराध बोध एवं चेतना, अपराध बोध एवं चेतना।
ओके, निशा स्टार्ट्स दिस बाय सेइंग व्हाट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ गिल्ट। गिल्ट अभी जिसको निशा ऑफ कोर्स नहीं मानते, बट एक्सप्लेन करते हैं कि गिल्ट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। गिल्ट आता है ये दो चीजों से, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास। ये दोनों से आता है गिल्ट। और अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती कहां से है? आप क्यों खुद की जिम्मेदारी मान रहे हो? आप क्यों खुद को जवाबदेही मान रहे हो? क्योंकि आप में विल टू पावर है। तो ये मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ गिल्ट है अकॉर्डिंग टू निशा। और निशा कहते हैं कि ये कॉन्सेप्शन गलत है। ये गिल्ट का सही कॉन्सेप्शन नहीं है, क्योंकि शक्ति का स्रोत अपराध बोध का कारण नहीं बन सकता। समझ में आ गया? तो निशा के अनुसार गिल्ट क्या है? निशा का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। गिल्ट इज अ डेट दैट नीड्स टू बी पेड। एक ऋण है जो आपको चुकाना है, ये है गिल्ट अकॉर्डिंग टू निशा। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू निशा गिल्ट, ये पहले चार्ट बना लीजिए, फिर लिखिए, फिर नीचे मैंने तो ऐसा ड्रामेटिकली बनाया, आप नीचे लिखिए अकॉर्डिंग टू निशा दिस कॉन्सेप्शन इज रॉन्ग, ये अवधारणा निशा के अनुसार गलत है। फिर लिखिए गिल्ट इज अ डेट दैट नीड्स टू बी पेड। अपराध बोध एक ऋण है जो चुकाना है, एक ऋण है जो चुकाना है। और निशा यहां बोलते हैं कि जो पुराना जमाना था ना, जब हम सब वो आखेटक और संघटक थे, संग्रहक, हंटर गैदरर, वो जमाने में भले ही क्रूएल्टी ज्यादा हो बट खुशी ज्यादा थी। दैट वर्ल्ड मे हैव बीन क्रूअलर देन द वर्ल्ड वी आर इन टुडे, नो डाउट, बट दैट वर्ल्ड वॉज हैप्पियर। ठीक है? जैसे ही ये मॉडर्न कंसेप्शंस मोरालिटी के इवॉल्व होते गए, हम और हमारा समाज कम क्रूर होता चला गया, लेकिन हमारे आनंद में भी कमी आई है। पुराने जमाने में क्रूरता अधिक थी, आनंद भी अधिक था। दैट्स व्हाट निशा सेज। ओके, सिंपल चीज है। मैंने अगर आपसे कोई वादा किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे उधार लिया है और मैंने वादा किया कि मैं ये महीने के ये तारीख को आपका पैसा वापस कर दूंगा, और मैं वापस नहीं कर पाया, तो आई एम गिल्टी। अगर इस तरह से नहीं कर पाया तो कोई ना कोई तरह से आपको मेरे से पैसे तो पेमेंट तो निकालना ही है। ठीक है? तो आपने 2-3 गुंडे भेजे, मारा मेरे को, 2-3 गुंडों ने पिटाई हो गई, 2-3 हड्डियां टूट गई, अस्पताल में भर्ती हो गया, खेल खत्म। मैं अगर अपना प्रॉमिस कोई ना कोई तरीके से, तो मुझे अपना प्रॉमिस चुकाना पड़ेगा। निशा बोलते थे कि ये सही सिस्टम है।
मेरा कर्ज चुक गया, आपको खुशी और प्रसन्नता मिल गई, क्योंकि दूसरों को पीड़ा पहुंचा के प्रसन्नता बहुत मिलती है, तो आपने आपका शक्ति मुझ पे दिखा दिया, ठीक है, हो गया, लेन देन खत्म हो चुका भाई। अब आगे पैसों की बात नहीं करना, पुराना खत्म हो गया, अब फिर से दोस्तों की तरह मिलेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। आज के जमाने में वैसा नहीं होता, चेक अकाउंट में डालो, बाउंस कराओ, सेक्शन 138 केस चालू करो, बहुत नौटंकी होती है। एनीवे, तो ये है निशा का कॉन्सेप्ट ऑफ गिल्ट। देन निशास कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट, इसके बारे में लिख लीजिए, बनाने की जरूरत नहीं है। पनिशमेंट, इन पनिशमेंट the sense that should be aroused is I should not have done that. दंड अगर मिले तो ये भावना निकलनी चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया, परंतु बट द फीलिंग दैट अराइजेस इज समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। बट जो भावना उत्पन्न होती वो ये है कि कुछ गलत हो गया। ठीक है, पनिशमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने गलत किया, ये भावना अराउज होनी चाहिए, तो अब वो चीज वापस ना करो। निशा के अनुसार ऐसा होता नहीं है। आप किसी को पनिश करते हो तो वो ये सोचता है कि कुछ तो गलत हुआ, वो ये नहीं सोचता है कि मैंने गलत किया, और ये पनिशमेंट का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अकॉर्डिंग टू निशा। ठीक है, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आफ्टर गिल्ट एंड कॉन्शियंस इज बैड कॉन्शियंस। इसके लिए आप एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ्लोचार्ट बनाइए। ऊपर हेडिंग दीजिए बैड कॉन्शियंस, बुरी चेतना। व्हाट इज बैड कॉन्शियंस? Bad conscience is nothing but development of slave morality. Bad conscience is feeling shameful for what we are. Right? Bad conscience is not able to achieve our full potential as humans. और निशा ने देखा कि सारे संसार में यही चल रहा है, हमारे अस्तित्व पे अफसोस करना, हमारे होने पे अफसोस करना। पोएट्स देखो, शायर देखो, होने पे अफसोस जताना ये बुरी चेतना है। अब ये चेतना उत्पन्न कैसे होती है? स्टार्टिंग के फेज में जाइए, जब हम आंखें तक संग्राहक थे, व्हेन वी वेर hunter gatherers, when we were hunter gatherers, ये स्टेज में हमें 3 आजादियां थी। राइट, we'll call them the 3 freedoms। ये कौन सी आजादियां थी? सबसे पहले फ्रीडम टू हार्म अदर्स। समझ लीजिए, बहुत कंट्रोवर्शियल है। फ्रीडम टू हार्म अदर्स, ओके, ये एरो गलत बन गया, मेरे को एरोस का थोड़ा कंफ्यूजन होता ही है। फ्रीडम टू हार्म अदर्स। सेकेंड, फ्रीडम टू रोम, कहीं भी घूमना, भटकना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीडम टू रोम। एंड द थर्ड, फ्रीडम टू ओबे इंस्टिंक्ट्स। हमको मन में जो लग रहा है वो कर डालना, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद क्या हुआ? सोसाइटीज, परमानेंट सेटलमेंट्स, स्थायी अस्तित्व, परमानेंट सेटलमेंट्स। ठीक है, इससे क्या हुआ? लॉस्ट द फ्रीडम्स, लॉस्ट द 3 फ्रीडम्स। ये 3 आजादियां जो थी वो हमने खो दी। कौन सी 3? ये 3 आजादियां हमने खो दी। लॉस्ट द 3 फ्रीडम्स, राइट। इससे क्या हुआ? अनेबल टू डायरेक्ट आवर विल आउटसाइड, हमारी इच्छाओं को बाहरी मार्ग नहीं मिला। इंसानियत की बात चल रही है। अनेबल टू डायरेक्ट आवर विल आउटसाइड। तो क्या होगा? विल पावर डायरेक्टेड इनवर्ड्स, इच्छा शक्ति अंदर की तरफ केंद्रित हुई। इससे क्या हुआ? डिस्कवर्ड इनर लाइफ, हमारी एक आंतरिक जीवन भी है, हमको ये समझ में आया। वी डिस्कवर्ड एन इनर लाइफ। ओके, इससे क्या हुआ? saw ourselves as shameful and hateful, हमें अपने आप से घृणा होने लगी। यहां से क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ स्लेव मोरालिटी, गुलाम नैतिकता की मानसिकता उत्पन्न हुई। एंड अकॉर्डिंग टू निशा, दिस इज बैड कॉन्शियंस, दिस इज बैड कॉन्शियंस। ठीक है, और इसके कारण क्या हुआ? we became tame and mediocre. We became tame and mediocre. ये है बैड कॉन्शियंस। घना इंटरेस्टिंग हैगा जी, हैं जी? समझ में आ गया? ओके, डाउट्स बहुत होंगे। डाउट्स आपको जो भी हैं आप मेल कीजिए या कॉल कीजिए। हम आपसे आपके डाउट्स के बारे में आपके डाउट्स को समझाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि आप बेसिकली जो इंसानियत के बारे में मानते हैं, निशा की फिलॉसफी इतनी मजबूत हो कि उसको पूरी तरह हिला के रख दे। ओके, इसके बाद निशा ने बात की, the last point, after that we'll draw a flow chart which is the summary of Nisha's thought and then it's over. निशा ने एक बात की, the ascetic ideal, the
एसेटिक आइडियल। इसका फ्लोचार्ट क्या है समझ लीजिए, बना लीजिए। वी सी सफरिंग, बुद्धिस्ट एथिक्स का पहला स्टेज याद आ रहा होगा आपको, द 4 नोबल ट्रूथ्स याद आना चाहिए। वी सी सफरिंग, वी नीड टू एलिमिनेट सफरिंग, पीड़ा को हम दूर करना चाहते हैं। वी नीड टू एलिमिनेट सफरिंग, पीड़ा को हम दूर करना चाहते हैं। बट हम में इसकी शक्ति नहीं है, ये करने की शक्ति नहीं होती। लैक द पावर टू डू सो, हमें ये करने की शक्ति नहीं होती। लैक द पावर टू डू सो। तो व्हाट डू वी डू? वी फाइंड अ रीजन, हम एक कारण ढूंढते हैं। वी ट्राई टू फाइंड अ रीजन। देन व्हाट डू वी डू? ब्लेम इट ऑन एन एक्सटर्नल सोर्स, किसी बाहरी स्रोत पे हम इसकी जिम्मेदारी थोप देते हैं। ब्लेम इट ऑन एन एक्सटर्नल सोर्स। मेक द हेल्दी फील अशेम्ड, शक्तिशाली को शर्म महसूस कराते हैं। शक्तिशाली को शर्म महसूस कराते हैं। द सिक फील सेटिस्फाइड, जो कमजोर हैं उन्हें मन की शांति मिलती है। तो इसे निशा कॉल्स दिस द एस्थेटिक आइडियल। ये चार्ट के बाद 2 पॉइंट लिख लीजिए। नंबर 1, ओरिजिनेट्स फ्रॉम ह्यूमैनिटी ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम सफरिंग। इसका सृजन मानवता की अपने आप की पीड़ा से बचना, अपने आप की पीड़ा से मुक्त होने की इच्छा है। ओके, अब रिमेंबर, बुद्धिज्म भी यहां तक जाता है, लेकिन एक्चुअली बुद्धिज्म बोलता है कि यहां से आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाइए। अगर आप फिजिकल प्लेन पे जाएंगे तो यही होगा, इंटेलेक्चुअल प्लेन पे जाएंगे तो निर्वाणा मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट निशा और बुद्धा के कॉमन है। यहां से बुद्धिज्म अलग रास्ता पकड़ता है, वास्तविकता में होता अलग है। ये है। अगला पॉइंट लिखिए एस्थेटिक आइडियल का, क्रिएट्स फॉल्स मीनिंग्स इन ह्यूमैनिटी, फॉर ह्यूमैनिटी। मानवता के लिए कई झूठे तात्पर्य बनाता है। मानवता के लिए कई झूठे तात्पर्य निकालता है, बनाता है, निकालता है। ठीक है, अब एक आखिरी फ्लोचार्ट बना लीजिए। निशा का हमने जो भी थॉट डिस्कस किया उसकी समरी के हिसाब से, बस ये फ्लोचार्ट बनाया और आज का लेक्चर खत्म। बेसिकली निशा बोलते हैं 3 चीजें हैं जहां से सब आई है। एक है क्रेडिटर
डेटर रिलेशनशिप, ओके। दूसरा एंचेस्टर वर्शिप, पूर्वजों की आराधना, एंचेस्टर वर्शिप। और तीसरा विल टू पावर, शक्ति का संकल्प। तीनों बुरी चीजें नहीं हैं, लेकिन वो मैनिफेस्ट बहुत गलत तरीके में हो गई, ओके। विल टू पावर से पैदा हुआ स्ट्रॉन्ग और वीक का फर्क, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक, ठीक है। क्योंकि बेसिक जिन्होंने एक्सरसाइज किया वो स्ट्रॉन्ग बने, जो एक्सरसाइज नहीं कर पाए वो वीक रह गए। यहां से आया रिसेंटिमेंट, पुनर्भावना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और यहां से आया गुड और इविल का कॉन्सेप्ट, ओके। फिर ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कॉन्सेप्ट आया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर जो हंटर गैदरर से इवोल्यूशन हुआ, वहां से कॉन्सेप्ट आया इंटरनलाइजेशन ऑफ मैन, व्यक्ति का आंतरीकरण, इंटरनलाइजेशन ऑफ मैन, व्यक्ति का आंतरीकरण, ठीक है। ये और ये दोनों का आप मिला दो तो आया बैड कॉन्शियंस, बुरी चेतना, ठीक है। इसमें आप और मिला दो एमरजेंस ऑफ प्रीस्ट्स, क्रिश्चियन प्रीस्ट जो थे, निशा मेंट दैट इवन द जूडास, जो जूडियो क्रिश्चियन फिलॉसफी, ये क्या है, वो शक्तिशाली पिरामिड बना रहा है, तुम मेहनत किए जा रहे हो इतने हजारों साल तक, व्हाई डिड यू नीड अ डिलीवरर, कुडंट यू गेट टुगेदर एंड फाइट हिम ऑफ। द स्लेव्स ऑफ इजिप्ट, मोजेस की कहानी, क्या पॉइंट है, दैट्स व्हाट निशा सेज। कितने लोग मर गए, कितने जनरेशंस खत्म हो गए, अरे बहुत पहले ही हो गया रहता, संगठित होकर हमला कर दिए रहते तो। तुमको डिलीवरर की इच्छा, और वो डिलीवरर भी फाइट नहीं कर रहा है, ना है प्लीड कर रहा है, इंप्लोर कर रहा है, ईश्वर के थ्रू कुछ शाप डाल रहा है। निशा, मैं नहीं। ये तीन चीजें जब मिली तो हुआ विध्वंस। क्यों? क्योंकि इनकी मिश्रण है मॉडर्न मोरालिटी। जो चार्ट से हमें शुरू करना चाहिए था, शायद वो चार्ट से हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपको ये सारे टर्म समझ में नहीं आते तब तक ये चार्ट समझ में नहीं आता, ठीक है। तो बेसिकली निशा का बोलना यह है कि जो भी चीज व्यक्ति भिन्न है, जो भी चीज ये नहीं मानती, वो गलत है। एनीथिंग विच डज नॉट रिकॉग्नाइज द इनइक्वालिटी बिटवीन मेन इज रॉन्ग। एनीथिंग विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट men are equal is wrong.
इसीलिए नीशा के अनुसार दुनिया में लिखी गई सबसे बेहतरीन किताब थी मनुस्मृति, नीशा के अनुसार। तो जो मनुस्मृति जलाते हैं उनको मैं जलाने के लिए एक और किताब दे रहा हूं। He actually said that, मैंने जब रिसर्च किया था कुछ वेबसाइट्स पे लिखा है, he had praised मनुस्मृति as being the greatest book of all time and the most realistic book maybe of all time. So this is निशा's moral perspective। मुझे यकीन है कि क्या मोरल है क्या नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी आप पूरे कंफ्यूज्ड होंगे। कांत की बात माने कि यूटिलिटेरियनिज्म की बात माने कि निशा की बात माने, अभी और आना बाकी है, डोंट वरी। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, प्रणाम।